नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। बहुत सारे सोसाइटीज में मेंबर्स को ऐसा डाउट रहता है कि जब कोई मैटर अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास चला जाए, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, या फिर वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, डीडीआर हो, या जो भी रजिस्ट्रार हो, तो वहां पे क्या वकील करना पड़ेगा, या अगर सोसाइटी को किसी केस को रिप्रेजेंट करना पड़े, क्या उनको वकील करना पड़ेगा, क्या सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्या हर जगह में वकील की ही जरूरत है, और क्या आपको उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत है। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मगर आज हम एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस करेंगे। सोसाइटीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो रहते हैं, काफी सारी सोसाइटीज में देखा गया है, साल भर साल एंजॉय करेंगे सारी फैसिलिटीज को, सारे कॉमन जो फैसिलिटीज है, सारे सर्विसेज को एंजॉय करते रहेंगे, मगर पैसा नहीं भरेंगे। सोसाइटी का मेंटेनेंस जो है, जो ड्यूज है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या एनी अदर ड्यूज है, जो मेजर जैसे फंड्स वगैरह रिपेयर्स के लिए हो, वो नहीं भरेंगे, और उनका जो ड्यूज है वो बढ़ता जाएगा, और फाइनली वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे जब 3 बार उनको नोटिस दे दिया जाए, या 3 महीने तक, जैसे अलग अलग सोसाइटीज में कहीं पे 3 महीने में बिलिंग होता है, कहीं पे हर महीने बिलिंग होता है। तो अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे और उनसे पैसा वसूली करना जरूरी हो जाएगा। पहले महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से जैसे 101 में वसूली करते थे, और इसके बाद जब अमेंडमेंट वगैरह आ गया उसके हिसाब से 154B29 के हिसाब से आप वसूली करोगे, रिकवरी करोगे, रजिस्ट्रार से आपको रिकवरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो क्या इसमें मेंबर को खुद जाके अटेंड वो कर सकता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू में कर सकता है, या आपको वकील ही करना पड़ेगा, तभी आप रजिस्ट्रार के पास कर सकते हो। वैसे ही हाउसिंग सोसाइटी को क्या उनके पास में वकील है तो वो रिकवरी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं, या वो खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा भ्रांति है, ऐसा मान्यता है कि सारा चीज वकील के थ्रू से ही करना है, वकील ही रिप्रेजेंट करेगा, वकील ही आपको रिकवरी सर्टिफिकेट ला के देगा। तो इसी को आज हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक इसलिए है कि हम रिकवरी का प्रोसीजर तो एक दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, बट आज हमारा सवाल यह है कि रिकवरी करने के लिए, स्पेशली 154B29 के लिए, क्या आपको वकील करने की जरूरत है। तो इसी को थोड़ा सा एकदम डिटेल समझते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करता है सोसाइटी, ठीक है, रिकवरी फ्रॉम ए मेंबर और ऑक्यूपायर ऑफ द सोसाइटी किसी फ्लैट के लिए, शैल एक्कम्पनी विथ ए लेटर ऑफ ऑथोरिटी। उस एप्लीकेशन के साथ में एक लेटर ऑफ ऑथोरिटी, किसको ऑथोरिटी दिया जा रहा है, उस ऑथोरिटी लेटर में ये लिखा रहेगा कि आप किसे ऑथराइज कर रहे हो, एन ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ऑफिसर मतलब सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का कोई भी मेंबर हो सकता है, ट्रेजरर हो सकता है, ठीक है, चेयरमैन हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, या फिर एनी अदर मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी हो सकता है, जो रिकवरी के लिए, रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और पैरवी करने के लिए, ठीक है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसको उसका नाम दिया जा सकता है, और पूरी ड्यूरेशन जो है वो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। सो क्लियरली लिखा है एन ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इस रिप्रेजेंटेटिव में क्या हो सकता है, आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखना है, कोई वकील वगैरह रखना है तो आप रख सकते हो। कई सारे केसेस में जैसे उनको इंटरप्रिटेशन ज्यादा मालूम रहता है या थोड़ा सा ज्यादा कानूनी बात कर सकते हैं तो आप रख सकते हो, मगर रखना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल मैटर है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। सिंपल फॉर्मेट के साथ में आपको सब एनक्लोजर वगैरह सबमिट करना है, अच्छे से सारे उसके अंदर डिटेल्स वगैरह भरना है, और बहुत आम तरीके से वहां पे दलील रखना है, जिसके लिए वकील की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी वहां पे वकील की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है कोई एक्टिविस्ट भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थोड़ा बहुत नॉलेज हो, और वो आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। सो रिप्रेजेंटेटिव टर्म यूज किया गया है। तो ये हमने देख लिया कौन से, ये मैनेजिंग कमेटी का साइड देख लिया। अब अगर हम डिफॉल्टर का साइड देखेंगे, या फिर जो ऑक्यूपायर है, ठीक है, कई सारे केसेस में हो सकता है कि इसे टाइटल वगैरह क्लियर नहीं हो, तो वो ऑक्यूपाई करके फ्लैट को रखा हुआ है, और फ्लैट के अगेंस्ट में, पर्सन के अगेंस्ट में आप बिल वो इश्यू कर रहे हो, डिमांड नोटिस इश्यू कर रहे हो। सो दी डिफॉल्टर और दी ऑक्यूपायर, ठीक है।
तो उनका क्या राइट्स है, क्या वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, वो पर्सनली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खुद जाके वहां पे अपना दलील रख सकते हैं, अपना रिटन स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं, और एडवोकेट भी कर सकते हैं। अगर उनका मन करे तो वकील वगैरह भी रख सकते हैं, उनके थ्रू से भी कर सकते हैं, या फिर कोई एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने बोला कि कोई हाउसिंग सोसाइटी का एक्सपर्ट भी रख सकते हो, कंसल्टेंट रख सकते हो, या जिसको भी थोड़ा सा भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स वगैरह के नॉलेज हो, प्रोसीजर का नॉलेज हो, किसी को भी आप रख सकते हो। वकील रखने की कोई जरूरत नहीं है। वकील रख लोगे तो अच्छी बात है, शायद अच्छा दलील कर ले, मगर नॉट नेसेसरीली कि वकील आपको रखने की जरूरत है। बिना वकील के भी आपका काम हो जाएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। रिकवरी सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस इश्यू करने के लिए ना मैनेजिंग कमेटी को, ना ऑक्यूपाई जो डिफॉल्टर है जो फ्लैट का, उसको, दोनों साइड को वकील की जरूरत नहीं है। खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, ठीक है, या फाइनली जरूरत पड़े तो वकील भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।